हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो रिलेशन एंड फंक्शन की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आप तक पहुंचेगा, साथ ही इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या प्रोवाइड किए जाएंगे? आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया जाएगा जो कंप्लीटली इसी सेशन पर बेस्ड होगा, और वो टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा वो आपको वीडियो के अंत तक जरूर पता चल जाएगा। सो थ्योरी स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। तो सबसे पहले देखो, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, अब देखो, रिलेशन सीखने से पहले हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है सेट क्या होता है। अगर हमें सेट ही नहीं पता कि क्या होता है तो हम रिलेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते। सेकंड, हमें पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। एंड थर्ड, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। थर्ड, हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इन तीनों पॉइंट्स पर बेस्ड होता है रिलेशन। तो ये तीनों पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए, और ये तीनों पॉइंट आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। सेट क्या होता है? बेसिकली ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसी कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, सेट ऑफ वॉवल्स। सो सेट ऑफ वॉवल्स एक डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको सेट की फॉर्म में राइट करेंगे, AEIOU, सभी के लिए सेम सेट आएगा। ये नहीं कि मेरे लिए वॉवल कुछ और है और आपकी डेफिनेशन में वॉवल्स कुछ और है, सभी के लिए सेम है। तो ये सेट हमारा कैसा है? डिफाइंड सेट है। उसके बाद पॉइंट आता है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। मान लिया हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, और दोनों कैसे हैं? नॉन इम्पटी सेट्स हैं। दोनों कैसे सेट हैं? नॉन इम्पटी सेट है, मतलब इसमें जीरो एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, एक से ज्यादा या फिर एक एलिमेंट इनमें जरूर होगा। अब बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ये हमारा इसका ऑर्डर पेयर होगा AB टाइप का, जहां पर जो A है वो A सेट से बिलोंग करेगा और जो B है वो B सेट से बिलोंग करेगा। वेयर A belongs to set A and B belongs to set B, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जब होता है जब हमारे पास दो सेट्स का एग्जिस्टेंस होता है। अगर हमारे पास 3 सेट का बोला जाए, ABC सेट का, तो वहां पर ऑर्डर पेयर की बजाय ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा, जिसमें आपका पेयर किस टाइप का होगा? ट्रिपलेट किस टाइप का होगा? ABC टाइप का ट्रिपलेट उसमें आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो, ऑर्डर पेयर के दो पॉइंट्स आते हैं। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? AB पेयर है, कभी भी BA पेयर के बराबर नहीं होगा। इसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते, ये बात यहां पर क्लियरली बोली गई है। सेकेंड कंडीशन है कि AB इक्वल होगा CD पेयर की। ये पेयर और ये पेयर कब बराबर होंगे? इसके लिए कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, अगर A एलिमेंट C एलिमेंट के बराबर है, अगर फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका दोनों इक्वल हैं, एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल है सेकंड एलिमेंट के। अगर A C के बराबर है, B D के बराबर है, तो ही हम इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इन दोनों पेयर्स को इक्वल नहीं बोल सकते। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास दो सेट हैं, मान लिया दो सेट हैं A एंड B, और दोनों कैसे हैं? नॉन इम्पटी सेट्स हमें गिवन है, और हमें निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे? देखो, मान लिया A सेट है हमारा 1 2 3, और B सेट कोई हमने मान लिया यहाँ पर 4 और 5 एलिमेंट है उसमें, ठीक है। ये दो सेट हमने मान लिए। अब हम निकालेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट इसका, ठीक है। एक एलिमेंट यहां से लेंगे, एक एलिमेंट यहां से लेंगे, और इस टाइप का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहां से देखो 1 और सेकेंड एलिमेंट यहां से,
अब ये यहाँ पर इसको ही सेकंड एलिमेंट हमने क्यों चूज किया, इसको फर्स्ट क्यों चूज किया, तो यहाँ पर जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपको हमेशा ए बी पेयर्स उसमें मिलेंगे, ए बी टाइप के सभी पेयर्स होंगे, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसीलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड सेट से लिया। अब 1 का पेयर हम इस एलिमेंट के साथ बनाएंगे 1 5, उसके बाद 2 के लिए पेयर्स बनाएंगे 2 4 एंड 2 5, उसके बाद 3 के लिए बनाएंगे 3 4 एंड 3 5। तो ये होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सिमिलर अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए अगर हमें निकालना है तो हमें किस टाइप के पेयर मिलेंगे, बी ए टाइप के। बी किससे बिलोंग करेगा, बी सेट से, और ए किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से। फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट। तो बी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमारा बी ए निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 4 होगा हमारा। अब सेकंड एलिमेंट हम यहां से चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट लेंगे हम 2 4 2, फिर लेंगे 4 3, उसके बाद देखो यहाँ पर 5 के लिए बनाएंगे पेयर 5 1 5 2 एंड 5 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी क्रॉस ए। तो इस तरीके से हम निकालेंगे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पर ये सेट और ये सेट दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो पेयर है, ये जो कंप्लीट पेयर है हमारा, वो क्या है, एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी का। तो एक चीज यहाँ पर और कंडीशन आती है आपकी, फर्स्ट एक पॉइंट है, अगर आपसे बोला जाए किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन में हमें पूछ लिया जाए, हमें इस टाइप का कोई भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है और हमें बोला जाए ऑप्शन में कि 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और आप इसको क्या लगाओगे, सही, जो कि गलत है। यहाँ पर एक इसका एलिमेंट नहीं है, अगर इसका एलिमेंट है कंप्लीट, ये एक एलिमेंट होगा इसका, उसके बाद सेकंड एलिमेंट ये होगा, थर्ड एलिमेंट ये होगा, फोर्थ ये, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो कंप्लीट पेयर है वो इसका एक एलिमेंट होगा, सिंगल जो एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट नहीं होगा, ये ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करेगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये और ये क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होगी। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मान लिया दो सेट हमारे पास हैं ए और बी, और दोनों ही कैसे हैं, नॉन इम्पटी सेट्स हैं, और नॉन इम्पटी हैं, और हमें बोला गया है ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं सेट के वो बी के एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, दोनों ही अलग अलग सेट हमें गिवन है। तो ये कौन सी कंडीशन रेज करेगा, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है जो बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं होगा, इसके जब हम एलिमेंट निकालेंगे तो हमारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए बी टाइप का पेयर आएगा इसमें, और जब हम इसके पेयर निकालेंगे तो इसमें बी ए टाइप का पेयर एलिमेंट होगा। ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, और यहां पर ये दोनों बराबर नहीं होते, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऑर्डर पेयर के टाइम। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, और ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये जो सेट होगा ये इसके बराबर नहीं होगा। बाय एग्जांपल भी आप इसको देख सकते हो। एग्जांपल ले लो, ए सेट हमने लिया 1 2, बी कोई सेट ले लिया हमने 3 4। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1 और सेकंड एलिमेंट 3, फिर से फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड सेकंड एलिमेंट 4। अब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 2, सेकंड एलिमेंट 3, फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 4। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट किससे लेना है, बी से, और सेकंड एलिमेंट किससे लेना है, ए से। सो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर क्या होगा, 3 होगा, और सेकंड एलिमेंट 1, फिर से फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट 4 एंड सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड एलिमेंट, सॉरी यहां पर बनाएगा
एंड दिस इज 2। तो ये हो जाएगा B क्रॉस A। अब देखो यहाँ पर भी कोई भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल, दिस ऑल्सो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल एंड नॉट इक्वल। कोई भी पेयर इसमें किसी भी पेयर के बराबर नहीं है, तो यहां से A क्रॉस B भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। क्लियर है क्यों ये बराबर नहीं होंगे? अगर दोनों सेट हमारे बराबर नहीं है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि A और B हमारे पास दो सेट हैं। A और B क्या है? दो सेट हैं, ठीक है। मान लिया कि इनमें से या तो एक सेट एम्प्टी है या फिर दोनों ही सेट एम्प्टी हैं। ये कंडीशन हमने मान लिया। लेट A इज एम्प्टी सेट, या फिर हम ले लें B इज एम्प्टी सेट, या फिर A और B दोनों ही एम्प्टी सेट है, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं? एम्प्टी सेट है। तो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा फाई के बराबर आएगी। इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब देखो, मान लिया कोई A सेट हमारे पास है, इसी सेट को ले लेते हैं 1 2 को, और मान लिया B सेट हमारा 5 है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर हम कैसे बनाएंगे? A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम पेयर बना ही नहीं पाएंगे, कोई पेयर नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। 5 तो जस्ट हमारा डिनोट करने के लिए होता है कि इसके पास 0 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। जब या तो B सेट हमारा एम्प्टी हो, या फिर A सेट एम्प्टी हो, या फिर दोनों ही सेट अगर एम्प्टी है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हमेशा एम्प्टी ही आएगी। अब देखो, थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है। मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A हमारे पास है 3, और सेकंड मान लिया हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज 5, और हमें पूछा जाए इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है A सेट और B सेट की, इसके नंबर्स कितने होंगे, मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, या फिर आप बोल सकते हो कि जो A और B की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने पेयर्स इंक्लूड होंगे वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। सो यहाँ पर देखो n ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पर इसको पुट करेंगे। सिमिलर B सेट में कितने एलिमेंट है? 5, तो टोटल ये हमारे पास हो जाएगा 15। सो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास 15 पेयर आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो 15 एलिमेंट उसमें आएंगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद हम करेंगे फंक्शन क्या होता है। अब देखो, रिलेशन बेसिकली क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन होना। मान लिया कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे से किस वे में कनेक्टेड है, किस रिलेशन के साथ वो कनेक्टेड है, या फिर किसी रूल की हेल्प से वो कनेक्टेड है, तो जो रूल और जो रिलेशन होगा उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर रिलेशन। अब यहाँ पर देखो, हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक्चुअल डेफिनेशन इसकी क्या है। कोई भी रिलेशन निकालने से पहले मेन पॉइंट इसका है कि रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि रिलेशन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। मेन पॉइंट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या कहता है कि जो रिलेशन है वो सबसेट होगा किसी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। कोई भी रिलेशन जब हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा सबसेट होगा किसी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के। वो सेट खुद के साथ भी बना सकता है रिलेशन, और किसी और सेट के साथ भी हमें दिया मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कोई ले लिया A सेट, और वो क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, वेयर A इज नॉन एम्प्टी सेट। A क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, और A क्रॉस A का जो सबसेट है वो रिलेशन है। अब इसको डिफाइन करते हैं कि रिलेशन को हम कैसे शो करते हैं। रिलेशन में हमेशा AB टाइप का पेयर मिलेगा। किस टाइप का पेयर मिलेगा आपको? AB टाइप का पेयर मिलेगा। इसका अगर सबसेट है तो इसी टाइप का पेयर हमारे पास होगा जो कि इसका एक एलिमेंट है, ये AB, सच दैट
ए भी हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा, क्लियर बात। और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी हमारा इसी सेट से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, इसीलिए दोनों ही एलिमेंट हमारे एक ही सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रूल गिवन होगा कि इस रूल के साथ ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी मिल सकता है रूल, मान लिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, ये हमें कोई रूल गिवन है। तो जितने भी इसमें पेयर्स आएंगे वो सभी पेयर्स इस रूल के तहत आएंगे। सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी के सभी जो एलिमेंट्स होंगे इसके, वो सभी इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं सेट ए का, ठीक है। मान लिया सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई सेट है। अब हमें इसका रिलेशन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करेंगे? इसका रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट भी यहीं से होगा और सेकंड एलिमेंट भी हम यहीं से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? देखो, एक एलिमेंट ले लेंगे हम यहां से 1, क्लियर है, हमने ले लिया a1। अब हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, तो b हम यहां से इजिली निकाल सकते हैं 2 माइनस a। अब जब ये वैल्यू हमारी इस सेट में बिलोंग करेगी तभी वो इसका एलिमेंट बनेगा। अगर वो इसमें बिलोंग नहीं करेगी तो ये इसका एलिमेंट हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हमने लिया 1, अब a की जगह पर 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1 हमारे इस सेट से बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 के लिए डिफाइन करें तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? a की जगह पर 2 और वैल्यू क्या आ जाएगी b की? 0। और 0 हमारा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर आएगा जो कि क्या होगा? 1 1 आपका पेयर होगा। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट आए? ओनली हमारा एक ही एलिमेंट आया जो कि क्या है? 1 1 ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, जो ये 1 1 सेट है हमारा, ये जो सेट हमारा आया वो सबसेट है a क्रॉस a का। अब कैसे सबसेट है ये भी चेक करेंगे। a क्रॉस a डिफाइन करेंगे, ठीक है। a सेट के साथ रिलेशन 1 का रिलेशन निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 सभी के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलर 2 का निकालेंगे तो 2 1 2 2 अप टू 2 6। फिर 3 का निकालेंगे 3 1 3 2 अप टू 3 6। 4 के लिए निकालेंगे 4 1 4 2 अप टू 4 6। 5 के निकालेंगे 5 1 5 2 अप टू 5 6। सिमिलर 6 के लिए निकालेंगे 6 1 6 2 अप टू सो ऑन 6 6। तो ये आ जाएगा हमारा a क्रॉस a। अब देखो, ये जो सेट है वो इसका सबसेट है या नहीं है? इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, जो कि हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं सभी के सभी। तो यहां से R इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखो, रिलेशन हमने सीख लिया। रिलेशन क्या होता है, कैसे हम रिलेशन निकालते हैं और कैसे वो सबसेट होता है किसी क्रॉस प्रोडक्ट का। उसके बाद बात आती है कि डोमेन क्या होती है किसी भी रिलेशन की और रेंज क्या होती है किसी भी रिलेशन की। तो डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं? डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज सेट निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा? जो रिलेशन का सेट है वो हमें निकालना होगा। मान लिया हम एक रैंडमली रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा एक रिलेशन का सेट है जिसमें हमने पेयर्स डिफाइन किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंडमली हमने लिया है कि ये एक रिलेशन हमें गिवन है और हमें इसके डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन क्या होगा? जितने भी इसमें पेयर्स हैं, जितने भी रिलेशन में पेयर्स होंगे, पेयर एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड 3 4 5, इसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनका एक सेट बनाएंगे और वो सेट हो जाएगा हमारा डोमेन सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो, इसका क्या है? 1, सेकंड पेयर का 3, थर्ड पेयर का 5, फोर्थ का 7 एंड सिक्स्थ का 9। तो ये जो सेट है हमारा, इस सेट को बोलेंगे डोमेन सेट ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट बात आती है रिलेशन का रेंज क्या होगा? रेंज सेट हम
कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो डोमेन में हमने क्या लिया था, सभी पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट लिया था, तो रेंज में हम क्या लेंगे, सभी पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, रेंज सेट का एलिमेंट होगा। तो इसका सेकंड एलिमेंट है 2 सेकंड पेयर का, 4 थर्ड पेयर का, 6 फोर्थ का, 8 एंड फिफ्थ का 10। तो ये हो जाएगा रेंज सेट ऑफ रिलेशन। उसके बाद आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर हमें पूछ लिया जाए कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहां से कहां तक सेट गिवन है, हमें ए टू बी सेट हमें कोई गिवन है, रिलेशन गिवन है, और इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमें निकालने हैं। और हमें क्या गिवन है, मान लिया एन ऑफ ए हमें गिवन है 2 और एन ऑफ बी हमें गिवन है 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। क्या है, 2 की पावर में इसके जितने भी नंबर्स होंगे एलिमेंट्स के और इसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन दोनों की हम प्रोडक्ट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 विच इज 6। तो 2 की पावर 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन कितनी है और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं और कौन कौन से रिलेशन हमारे इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सभी रिलेशन को हम एक ही सेट पर डिफाइन करवाएंगे। मान लिया कि ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिलेशन। आर क्या है, इसका एक रिलेशन है। अब बात करें अगर हम रिलेशन की, तो रिलेशन हमारा किस पर डिपेंड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है, और सेट हमें एक ही गिवन है, तो आर हमारा किस पर डिपेंड होगा, ए क्रॉस ए पर डिपेंड होगा। अब फर्स्ट हमारा रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। फर्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि अगर कोई ए एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, मान लिया ए कोई एलिमेंट है और जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से बिलोंग करता है, तो ए जो पेयर होगा वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए, फॉर ऑल स्मॉल ए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी ए सेट के एलिमेंट होंगे उनका खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। मतलब मान लिया अगर ए सेट हमारे पास क्या है 1 और 2 है, तो इसका रिलेशन में क्या क्या पेयर्स होने चाहिए, 1 1 और 2 2। खुद का खुद के साथ ही पेयर इसमें होना चाहिए। अगर इसके एक्स्ट्रा, इससे अलावा अगर एक भी पेयर इसमें इंक्लूड हुआ आइडेंटिटी के अलावा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा क्या है कि इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर, इसके अलावा कोई भी पेयर इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं 1 2, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ओनली ए टाइप का पेयर इसमें इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद सेकंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन ये है जिसमें कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आ जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि ए कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो आर किसके बराबर होगा, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी रिलेशन में पेयर आएंगे, वो सभी हमारे इसमें भी होंगे। इसमें जितने भी पेयर्स होंगे वो सभी हमारे रिलेशन में होंगे। कंप्लीट ए क्रॉस ए हमारा इंक्लूड हो जाता है रिलेशन में। इसमें मान लिया ए सेट हमने लिया था 1 2, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकाले तो क्या आएगा 1 1 1 2 एंड 2 1 2 2। ये हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कंप्लीट ए क्रॉस ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो रिलेशन कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है वॉइड रिलेशन। थर्ड इज वॉइड रिलेशन। क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट इंक्लूड ना हो।
इसमें क्या होगा R इज इक्वल टू 5। अब ये 5 कैसे होगा, ए सेट हमें कैसा गिवन है, नॉन एम्प्टी सेट है, और रिलेशन 5 कब होता है, या तो हमारा गिवन सेट हमारा कैसा हो जाए 5 हो जाए, मतलब एम्प्टी सेट हो जाए, या फिर हमारा रिलेशन 5 कब होगा, जब हमें रूल जो गिवन होगा रिलेशन के लिए, उस रूल में हमारा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा सेट का जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा रिलेशन कैसा होगा 5 होगा। अब देखो ये कैसे होगा, अगर ए सेट हमारा 5 हो जाता तो ए क्रॉस ए भी हमारा 5 हो जाता, तो यहां से रिलेशन हमारा 5 हो सकता था। बट यहाँ पर हमें ऑलरेडी मेंशन है कि ए जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है, तो रिलेशन हमारा कैसे होगा, देखो ए मान लिया हमारे पास 1 2 3 कोई सेट है, और रिलेशन हमने डिफाइन किया कि ए बी टाइप का इसमें पेयर होगा और ए प्लस बी हमारा 9 के बराबर होगा। ठीक है, ए प्लस बी किसके बराबर होगा भाई, 9 के बराबर होगा, और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करेंगे, ए सेट से बिलोंग करेंगे। अब जब मैं इसके पेयर्स निकालूंगी तो एक भी पेयर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो मान लिया कोई भी एलिमेंट हम उठा ले, यहां से 1 को ले ले, 2 को ले ले, 3 को ले ले, तो इसमें दूसरा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों का एडिशन करें तो 9 के बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस ए, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, और 8 इसमें नहीं है। अगर 2 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा हमारा 7, 7 भी इसमें नहीं है। अगर हम 3 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा 6 बनेगा, और 6 भी इसमें नहीं है, तो इसमें एक भी पेयर नहीं आएगा, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया यहाँ से 5 होगा। तो इस तरीके से वो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ आता हमारा इनवर्स रिलेशन। फोर्थ इज इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या कहता है, जो भी हमें रिलेशन मिलता है किसी क्रॉस प्रोडक्ट से, उसके अगर पेयर्स को हम रिवर्ट कर दे, उनको चेंज कर दे। मान लिया रिलेशन हमारा किस टाइप से है, ए बी टाइप के पेयर्स उसमें इंक्लूड है, ये हमारा कोई रिलेशन है, तो इसका इनवर्स हमें निकालना है। आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए बी एलिमेंट को हम उल्टा कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना देंगे, और सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी ए टाइप के पेयर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा चेंज हो गया सेकंड में, और सेकंड चेंज हो गया हमारा फर्स्ट में, तो ये हमारा होता है इनवर्स रिलेशन। उसके बाद आता है फिफ्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, मान लिया कि ए टाइप के एलिमेंट हमारे गिवन सेट में बिलोंग करते हैं, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ए टाइप के पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही सेम है, आपको लग रहा है कि ये दोनों जो रिलेशन है वो सेम है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है बिल्कुल सेम, बट थोड़ा सा चेंज इसमें है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ ए टाइप के ही पेयर इंक्लूड होंगे तभी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बट अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो ए पेयर के साथ साथ यहाँ पर ए बी टाइप के पेयर भी इसमें इंक्लूड होंगे, तब भी ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बस कंडीशन ये है कि सभी एलिमेंट का उनके खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने सेट लिया था रिलेशन का, उसी को डिफाइन करेंगे 1 1 एंड 2 2। अब ये तो था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, अगर इसमें दो ही एलिमेंट्स दो ही पेयर में इसमें इंक्लूड करती हूँ, बट यहाँ पर अगर मैं 1 2 को भी इंक्लूड कर दूं तो ये भी हमारा कैसा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट है वो हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, और सेट में हमने सिर्फ दो ही एलिमेंट लिए थे, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यहां से कंडीशन क्या बनती है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अगर ये रिलेशन हमारा है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसको हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा,
मान लिया कि हमारे पास ए बी टाइप का पेयर अगर रिलेशन में बिलोंग करता है, ए बी टाइप का कोई पेयर है और वो रिलेशन में बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज कि बी ए टाइप का जो पेयर है वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ये पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें इसी रिलेशन की तो यहाँ पर 1 1 है, इसका उल्टा भी हो जाए, इस उल्टा कैसा भी कर लो इसको, ये सेम ही रहेगा। इनको छोड़ दो, इनको हमें चेक नहीं करना है क्योंकि ये खुद में सिमेट्रिक भी होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, आइडेंटिटी भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। अगर हम बात करें इसकी तो हमें इसका उल्टा भी चेक करना होगा कि 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ पर 2 1 इसमें नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 7th आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, देखो अगर ए बी टाइप का पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी टाइप का पेयर भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट इंप्लाइज इसके बाद जो ए सी पेयर है वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये पेयर रिलेशन में है, ये पेयर रिलेशन में है तो ये पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। लास्ट यहां पर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन का कि अगर कोई भी रिलेशन हमें पूछा जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन के बेस पे। मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन अगर आइडेंटिटी रिलेशन हमें गिवन है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यदि हमें गिवन हो कैसा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हमें गिवन है और हमें पूछा जाए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हम इजिली कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस सेट। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन सेट। अगर हमें कोई भी सेट गिवन हो और हमें बोला जाए उसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे इसका सेट। मान लिया ए हमें सेट गिवन है 1 2 3 4, ये कोई सेट हमें गिवन है और हमें इस सेट का स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन सेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस सेट का हम क्या निकाल देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन निकाल देंगे। इस सेट का क्या निकाल देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन निकाल देंगे और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर तीनों की प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस भी होगा। तो कैसा रिलेशन बनाएंगे हम, सभी का सभी के साथ हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 4 का 4 के साथ। तो ये जो है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और ट्रांजिटिव की भी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसी के साथ रिलेशन टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब बचता है हमारा फंक्शन और फंक्शन की टाइप। अगर रिलेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम बचती है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अब हम फोकस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स है। उससे पहले इंपॉर्टेंट बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन है। इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे ओनली 4 ही हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव, second is symmetric, third is transitive and last is equivalence relation.
ये 4 रिलेशन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पर स्टार पुट कर सकते हो। देखो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले रिलेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है, हमें इस रिलेशन के लिए चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, किसकी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 एलिमेंट उसमें है और रिलेशन हमारा ये है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए जो कि हमारे सेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ क्या क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये पेयर्स हमारे रिलेशन में होने चाहिए। तो चेक करेंगे 1 1 इसमें है इंक्लूडेड, सेकंड 2 2 इसमें है ये भी इंक्लूडेड है, 3 3 चेक करेंगे 3 3 भी है, उसके बाद 4 4 भी हमें गिवन है। तो सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 सभी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है। तो फंक्शन कैसा, सॉरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सेकंड हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बी टाइप का पेयर रिलेशन में है इट इंप्लाइज कि बी ए टाइप का रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, बी ए टाइप का जो पेयर है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर अब देखो अगर हम इसके आइडेंटिटी रिलेशन वाले की बात करेंगे पेयर्स की, यहाँ पर देखो 1 1 इसका उल्टा भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी उल्टा इसमें होगा और इसका भी उल्टा इसमें होगा। तो कुछ टाइम के लिए जब भी हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो सबसे पहले हमें इनको इग्नोर करना है, पहले हम इनको चेक नहीं करेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के जो पेयर्स हैं उनको छोड़कर हम दूसरे पेयर्स पर फोकस करेंगे, तभी हम इसको एग्जैक्टली चेक कर पाएंगे। अगर हम इन पेयर्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो लगभग जितने भी रिलेशन होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी पाएंगे, आपको मिलेंगे सभी के सभी। अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट में वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा या नहीं ये हमें मेंशन होगा, कभी सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। बट अगर हम इनके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे तो सभी हमारे सिमेट्रिक होंगे, सभी ट्रांजिटिव होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन के पेयर्स हैं वो सभी रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो है हमारे 4 पेयर्स ये हमारे ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। हमें चेक करना है अदर पेयर्स के लिए। ठीक है, अब देखो 1 2 है इसमें, 2 1 भी इसमें होना चाहिए। अगर 2 1 इसमें है तो 1 2 के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। बट अगर हम क्रॉस चेक करें तो कहीं पर भी 2 1 नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन और इसी पॉइंट से हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां से हम बोलेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है बात, R इज नॉट सिमेट्रिक। बट अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलते तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता। इसीलिए हम पहले अदर पॉइंट्स पर, अदर पेयर्स पर फोकस करेंगे, ना कि आइडेंटिटी पेयर्स पर हम फोकस करेंगे। लास्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बी पेयर रिलेशन में है, बी सी पेयर रिलेशन में है और ए सी पेयर भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, यही हमारी प्रॉपर्टी है। अब ए बी देख लो, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी पेयर्स पर फोकस करेंगे। 1 2 है, अब 2 का किसके साथ रिलेशन है, कंप्लीट में चेक करेंगे। इसके अलावा इन 4 पॉइंट्स के अलावा कहीं पर भी 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। अब हम इन पर फोकस करेंगे। 2 का यहाँ पर किसके साथ रिलेशन है, 2 के साथ रिलेशन। और लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1 2 ए बी बी सी एंड ए सी हमें चाहिए। ठीक है, 1 2 इसमें बिलोंग करा तो 2 का किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन के अलावा 2 का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर बी सी हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। और फिर हमें चाहिए ए सी, तो क्या होना चाहिए 1 2 1 2 ऑलरेडी हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो यहाँ पर ए सी भी हमारे इसमें बिलोंग कर जाएगा। 1 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हमारा ट्रांजिटिव है। अब इसको छोड़ देंगे, इसके ओर से हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पर फोकस करेंगे अब 1 3 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अब 1 3 हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 हमारा क्या है, ए बी। अब 3 का रिलेशन ढूंढो किसी और के साथ। यहाँ पर देखो 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ रिलेशन है।
3 का रिलेशन 2 के साथ। अब 2 का और 1 का रिलेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू AC हमारा क्या होगा 1 2। अब 1 2 अगर इसमें है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 2 भी हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर लास्ट हमारा बचेगा 3 2। 3 2 के लिए फिर से चेक करेंगे तो 2 का किसके साथ रिलेशन है 2 2 के साथ, और लास्ट में हमारा AC क्या बनेगा 3 2 बनेगा, और 3 2 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है। तो सभी पेयर्स के लिए फंक्शन है जो सॉरी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, तो हम बोलेंगे R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो आइडेंटिटी पेयर्स हैं उनको छोड़कर अदर पेयर्स पर फोकस करना है ताकि हम एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुंच पाए। फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं। फंक्शन हमेशा दो सेट पर डिफाइन होगा x टू y, इस तरीके से हम राइट करते हैं, और x और y दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि x और y दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो फंक्शन एक मैपिंग है या फिर एक रूल है जिसके तहत x और y के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इज ए रूल, क्या है एक रूल है फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग x और y के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। x का जो रिलेशन होगा वो y के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। कैसा होगा, यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा, और इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन को हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल मान लिया हमने एक x सेट लिया हमने स्टूडेंट्स का। मान लिया कोई स्टूडेंट है HRPS और I, ये कोई हमने मान लिया स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम है, फर्स्ट लेटर है नेम के, और Y हमने ले लिया कि कुछ हाइट्स का सेट है। किसका सेट है, सेट ऑफ हाइट्स। हाइट्स हमने मेजर कर ली 5.5, 5, 6 एंड 3.5, 4.5 एंड यहाँ पर हम ले लेंगे 5.1। ये हमारे दो सेट है। अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट हमने रिलेशन लेना है, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये हमने एक रिलेशन इसमें डिफाइन करना है। y इज हाइट ऑफ स्टूडेंट x, ठीक है। y क्या है, x स्टूडेंट की हाइट है, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम शो करेंगे। ये जो सेट है ये हमारा फर्स्ट सेट होगा रिलेशन के अकॉर्डिंग, जो सेट यहाँ पर है वही सेट हमारा यहाँ पर होगा। अब सेकंड सेट हमारा क्या है, y है। अब रिलेशन हमें डिफाइन करना, फंक्शन हमारा x टू y डिफाइन है। x सेट को पुट करेंगे HRPS एंड I, सेकेंड सेट को पुट करेंगे 5.5, 5, 6, 3.5, 4.5 एंड 5.1। अब देखो मान लिया h की हाइट 5.5 है, कोई भी रैंडम आप लगा सकते हो, किसी की हाइट आप कोई भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लिया ये हमारे पास इनकी हाइट है। अब देखो x के जितने भी एलिमेंट हैं सभी y के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है इस रूल के अकॉर्डिंग कि वो उनकी हाइट है। तो यहाँ पर h का रिलेशन 5.5, r का रिलेशन 5, p का 6, s का 3.5, i का ये। अब ट्रिक क्या कहती है कि हर एक इंसान की हाइट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है बात कि हर इंसान की हाइट एग्जिस्ट करती है, कोई भी धरती पर ऐसा नहीं है जिसकी हाइट एग्जिस्ट ना करे। अगर किसी की नहीं करती हो तो प्लीज मुझे भी बताना, ऐसा कौन महाशय है जिसकी हाइट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ट्रिक क्या है, एवरी स्टूडेंट्स हैव इट्स ओन हाइट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है, सभी की एक यूनिक हाइट है जो कि एक्चुअल में हमारा ट्रुथ है, और ये हमारा फंक्शन है। बट अगर मैं ले लूं कि आई की हमारे पास दो हाइट है, फर्स्ट हमारी है 4.5 एंड सेकेंड है 5.5, मैंने इसको चेंज कर दिया, आई का रिलेशन मैंने दो हाइट्स के साथ बना दिया। क्या किसी एक इंसान की दो हाइट एग्जिस्ट कर सकती है? कभी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हम फंक्शन भी नहीं मानेंगे।
नॉट पॉसिबल है तो नॉट फंक्शन। क्लियर है? नॉट पॉसिबल है तो नॉट फंक्शन। यहां तक बात क्लियर है? अब फिर से अगर मैं इसको रीडिफाइन कर लूं, फिर से मैंने इसको रीडिफाइन कर लिया। अब रीडिफाइन क्या किया, यहां पर मैंने लिया था कि आई की 2 हाइट्स थी, अब मैं ले रही हूं कि आई की हाइट भी 3.5 है और एस की हाइट भी 3.5 है। अगर हमें ये गिवन है तो फंक्शन होगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सभी की एक हाइट है, क्या कभी 2 इंसानों की एक हाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती? कर सकते। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनकी सेम हाइट हो सकती है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है, तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। अगर फिर से इनको रिडिफाइन किया जाए, देख लो फिर से मैं रिडिफाइन करी हूं कि आई की कोई भी हाइट एग्जिस्ट नहीं करती, आई की कोई भी हाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब चेक करो कि ये फंक्शन है या नहीं है, इसी ट्रिक का यूज करो, चेक करेंगे। आई एक ऐसे स्टूडेंट है जिसकी हाइट ही नहीं है, धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिसकी हाइट ना हो, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं, कोई भी हमें फंक्शन गिवन हो हम ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। क्लियर है बात? ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। होप कि सभी को क्लियर हो गया फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अब बात आती है कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी, फंक्शन की रेंज क्या होती है, फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है, फंक्शन की इमेज कौन सी होती है, फंक्शन की प्री इमेज कौन सी होती है। अब बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर। मान लिया कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, रैंडमली हम किसी फंक्शन का रिलेशन यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है और फंक्शन हमें गिवन है ए टू बी, हमें फंक्शन गिवन है। मान लिया इसके कुछ एलिमेंट्स ये हमारे पास है अप टू 7 और इसके ले लिए हमने कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पर 13, 15 एंड 19 ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। 1 का रिलेशन मान लिया 9 के साथ है, 2 का रिलेशन 8 के साथ, 3 का रिलेशन इसके साथ, 4 का इसके साथ, 5 का इसके साथ, 6 का इसके साथ एंड 7 का इसके साथ। ये मान लिया हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है क्योंकि सभी की एक हाइट एग्जिस्ट करे, ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डोमेन क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी। जब भी हमें फंक्शन गिवन होगा तो फंक्शन हमें कुछ इस वे से हमें गिवन होगा, फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से हमें गिवन होगा। तो यहाँ पर ये जो सेट होगा, ये जो कंप्लीट सेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डोमेन सेट हो जाएगा। अब जो सेकंड सेट है जिस पर ये डिफाइन है, ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन सेट। दिस इज कोडोमेन सेट। क्लियर है, डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है किसी भी फंक्शन की। इस कंप्लीट सेट को हम बोलेंगे डोमेन, इस कंप्लीट सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। अब बात आती है कि रेंज क्या होती है, रेंज सेट क्या होगा या फिर रेंज क्या होगी। अब देखो रेंज सेट और रेंज में भी डिफरेंस होता है। रेंज क्या होती है कि जो हमारी हाईएस्ट जो एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसमें से हम माइनस करते हैं सबसे छोटा जो एलिमेंट है, वो होती है रेंज। और रेंज सेट वो होता है जिसमें हम रेंज के सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखते हैं। क्लियर है, तो हम निकालेंगे रेंज सेट। अब रेंज सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जिन जिन एलिमेंट के साथ x का रिलेशन है, जो जो एलिमेंट एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनको हम बोलेंगे रेंज के एलिमेंट्स। अब देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। 8 का भी रिलेशन है, 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी और 15 का भी। तो ये सभी जो एलिमेंट है वो रेंज के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, 8, 11, 12, 13 एंड 15। तो ये हो जाएगा रेंज सेट। अब बात करते हैं इमेज और परी इमेज क्या होती है। इमेज होती है अगर x इसका जो एलिमेंट है इसके साथ कनेक्टेड है तो वो क्या होगी, उसकी इमेज होगी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 9 इज इमेज ऑफ 1। क्या लिखेंगे, 9 इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज प्री इमेज, 1 इज प्री इमेज ऑफ 9। क्लियर है, ये जो एलिमेंट है बी सेट का एलिमेंट,
इसके जिस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो हम लिखेंगे 9 इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ 9। तो ये होता है इमेज और प्री इमेज। अब बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास इनटू फंक्शन। फर्स्ट टाइप आती है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको हम बाय एग्जांपल सॉर्ट आउट करेंगे। मान लिया हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन हमें गिवन है x टू y, हमें कोई फंक्शन गिवन है, ये सेट x है और ये सेट हमारा y है। तो यहाँ पर मान लिया हमें एलिमेंट गिवन है 1 2 3, यहाँ पर गिवन है 1 2 3 और 4। 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन। अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन गिवन है जिसमें इस सेट का कोई एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं जिनकी यहाँ पर परी इमेज ना हो, नो परी इमेज, इनकी अगर परी इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट की, एलिमेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्लियर है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसमें जो y के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी परी इमेज x सेट में एग्जिस्ट ना करे, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। सेकंड आता है यहां पर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो हमारे पास कोई सेट है, कोई भी रेंडमली सेट हम डिफाइन करेंगे, 1 ABC 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो सेट है इसकी एटलीस्ट एक परी इमेज तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। अगर इसकी परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एटलीस्ट 1 परी इमेज एग्जिस्ट तो फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, इनकी मान लिया 2 है, इसकी मान लिया हमारे पास ये एक इमेज। अब यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट हमारे पास ऐसे बच गए जिनकी परी इमेज यहाँ पर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बट अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। y के जितने भी एलिमेंट है सभी की एटलीस्ट एक परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है और ये फंक्शन हमारा डिफाइन है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए y के एलिमेंट के साथ, और यूनिक इमेज ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है, यूनिक एंड डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन हमारा ऑन टू 1 1 होगा। ये हमारा कोई फंक्शन है, मान लिया ABC, दिस इज 1 2 3 एंड 4, इनका इस तरीके से हमें रिलेशन गिवन है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। सभी की यहाँ पर डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट कर रही है और इधर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए 1 1 में, और ऑन टू में इस साइड एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ऑन टू में क्या होता है कि y का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी परी इमेज एग्जिस्ट ना करे, और 1 1 में क्या होता है कि इधर x का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज y में ना हो, यूनिक और डिफरेंट इमेज y में ना हो, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन। दिस इज 1 1 फंक्शन। लास्ट आता है मैनी वन फंक्शन। लास्ट इज मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन की कंडीशन क्या कहती है, ये देखो, मान लिया इसके एलिमेंट हमारे पास हैं A B C एंड D, इसके हैं 1 2 3 एंड 4। अब मैनी वन कंडीशन क्या कह रही है कि एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए y में, x के एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए y में। अब मान लिया कि A की भी इमेज ये है, B की भी ये है और C की इमेज भी ये है और D की हमारे पास इमेज है 3, तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मैनी एलिमेंट एक एलिमेंट पर जा रहे हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन
हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1 1 और ऑन टू अगर हमें शो करना पड़े कि फंक्शन हमारा 1 1 है या ऑन टू है, तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। इसको देखो, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, उसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, मान लिया कि f of x1 इज इक्वल हो जाए f of x2 को, ये हम मानकर चलेंगे और लास्ट में हमें शो करना पड़ेगा कि x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होगा। ऑन टू के लिए कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब रेंज सेट बराबर हो जाए कोडोमेन सेट के। range set is equals to codomain set, then function is onto function। या फिर आप ग्राफ से चेक कर सकते हो। मान लिया किसी भी फंक्शन का हमें ग्राफ इस तरीके से गिवन है और हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है, ना तो एक से कम पॉइंट होने चाहिए और ना ही एक से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए, तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। और अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है तो भी 1 1 नहीं होगा, और अगर एक से कम पॉइंट पर ये कट करती है तो भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और रेंज हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें फंक्शन का ग्राफ पता है और हमें उसकी रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि इस लाइन पर ये ग्राफ किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट पर जाता है और वही इसकी रेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो, मान लिया ये हमारा क्या है, -1 है और ये यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से लेकर 1 तक इसकी रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रेंज, और रेंज अगर इसके कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है ये देखते हैं। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम दो सेट्स पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मान लिया हमारे पास ये दो सेट हैं जिन पर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन हमारा f है, तो ये a है और ये हमारा क्या है, b है, या फिर आप x y भी इसको बोल सकते हो, या ले लेंगे y एंड दिस इज x। अब देखो, जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं f सच दैट x टू y मान लिया हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, तो ये जो y है ये हमेशा f ऑफ x के बराबर होता है। ये जो y है ये हमेशा f ऑफ x के बराबर होता है। क्यों होता है, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में तभी हमें y की वैल्यू पता चलती है कि इसका रेंज है, जो इसका जो कनेक्शन है इस सेट में किस एलिमेंट के साथ ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर y हमेशा किसके बराबर होता है, f ऑफ x के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब जब हम कॉम्पोजिशन निकालते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन और एक सेट और हमारा एग्जिस्ट करता है। मान लिया ये हमारा कोई तीसरा सेट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है z सेट, और फंक्शन हमने मान लिया कोई भी g h या फिर कोई भी आप फंक्शन ले सकते हो। मान लिया यहाँ पर h हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों की बात कर रहे थे तो ये वाला जो एलिमेंट ये वाला जो सेट था ये हमारा क्या था, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। सिमिलर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर ये जो z है ये क्या होगा, इसका फंक्शन होगा h ऑफ y का, z इज h ऑफ y। जैसे हमारे पास y यहाँ पर f ऑफ x था वैसे ही z इज h ऑफ y, क्योंकि फंक्शन हमारा h है और यहाँ पर जब हम y की वैल्यू h में पुट करेंगे तब हमें z की वैल्यूज मिलेंगी, किसके साथ ये कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर z ले लिया हमने h ऑफ y और y हमारा क्या था, f ऑफ x। तो यहाँ पर z हमारा क्या हो जाएगा, देखो z इज h ऑफ f ऑफ x। अब h ऑफ f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू h ऑफ f ऑफ x, और यही होता हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ सेट्स। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान लिया एग्जांपल में हमने ले लिया एक फंक्शन, हमने ले लिया g विच इज x स्क्वायर, और h कोई फंक्शन ले लिया हमने यहाँ पर 2x, और हमें निकालना है g ऑफ h ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हो g ऑफ h x हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ
h ऑफ x, जो कि हमने अभी यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस h फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, g h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, तो ये हो गया g ऑफ 2x। अब इस 2x को हम एज x काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमें g ऑफ x लेना है, तो g ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर है, बट हमें क्या निकालना है g ऑफ 2x, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2x पुट कर देंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2x पुट करेंगे तो 2x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन निकालते हैं, पहले ये टॉपिक था अब रिमूव कर दिया गया है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक दो पॉइंट का पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर ये क्लियर करवा दिया गया है। अब देखो इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, और यहाँ पर y हमारे किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर होता है। और हमें अगर पूछा जाए हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट क्या कहता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम तब निकाल सकते हैं जब फंक्शन हमारा 1 भी हो और फंक्शन हमारा ऑन भी हो। अगर इसमें से किसी भी फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है फंक्शन, तो उस फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो इनवर्स निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, मतलब फंक्शन दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके बाद हम इसका इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, फंक्शन हमारे क्या है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमें इस f का इनवर्स निकालना है, तो इस f को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y, और अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दे तो हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा। अब हम निकालेंगे कैसे, उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान लिया f ऑफ x हमें किसके बराबर गिवन है, 2x प्लस 3 हमें कोई गिवन है यहाँ पर, और हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसको हम किसके बराबर लेकर चलेंगे, y के बराबर लेकर चलेंगे, और यहाँ से इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, इस x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है इस कंडीशन से। अब यहाँ पर देखो 2x किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, अब इस 2 को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या थी, f इनवर्स y के बराबर थी, तो यहाँ से f इनवर्स y हमारे किसके बराबर आ गया, y माइनस 3 बाई 2। अब हमें निकालना है f इनवर्स x, तो कैसे निकालेंगे, y की जगह पर हम x पुट कर देंगे, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 2, तो ये हमारा फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये था आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं रहा है, जितने भी पॉइंट थे सभी आपके क्लियर कर दिए गए हैं, फिर भी अगर कोई पॉइंट बचता है तो उसको हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तब उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमने इंट्रोडक्शन किया उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स किए हैं, और उन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड मैंने आपके लिए एक टेस्ट रेडी किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो टेस्ट है वो आपको गूगल क्लासरूम पर मिलेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। 15 क्वेश्चन हैं और सभी के सभी क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड हैं, आप जाकर उनको सोल्व करके जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।